हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट ये टॉपिक शुरू है हमारा। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हमने देखा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितनी क्वांटिटीज होती है, या पार्टिकल बोलोगे आप तो Na इतने पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल में एटम्स हो गए, आयंस हो गए, या फिर क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो गए। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास कितना होगा वो भी हमने देखा है कि उसके एटॉमिक मास, कोई एलिमेंट अगर है तो उसके एटॉमिक मास इतना होगा, या कोई मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास इतना होगा, जिसको हमने क्या बोला है, मोलार मास बोला है। उसी प्रकार हमने अगर कोई गैस हो जाए तो गैस का 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज 22.4 लीटर, और या फिर बोलोगे आप डीएम क्यूब। चाहे कोई भी 1 मोल ऑफ गैस हो, चाहे उसका मास, मोलार मास कितना भी हो, तो उसे बोला था हमने मोलार वॉल्यूम बोला था। अब देखिए, हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकाल लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल अगर है, कोई भी चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे वाटर हो, चाहे मीथेन हो, चाहे इथिल अल्कोहल हो, या फिर एसिटिक एसिड हो, उस मॉलिक्यूल में जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, जिस मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल में जितने कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं कोई भी एलिमेंट्स के, उनका हम परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं। कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम्स है, तो उसका, उस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का उस वाटर मॉलिक्यूल में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज है, कितना कंपोजिशन है, ये भी हम निकालते हैं। उसे बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन, कैसे निकालते हैं, कुछ एग्जांपल भी देखने वाले हैं। उसके बाद में मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है ये भी देखेंगे। मॉलिकुलर फार्मूला के बाद में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फार्मूला, वो भी हम आज ही के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। मैंने आपको अभी बोला है कि एक वाटर है, H2O मॉलिक्यूल है मेरे पास में। देखो एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज द H2O। इसको क्या बोलते हो आप, वाटर बोलते हो। अब आपको पता है कि ये जो वाटर है, ये वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ऐसा तो नहीं बोलोगे आप कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 ग्राम ऑक्सीजन है, ऐसा मतलब नहीं होता है उसका, ठीक है। हम आगे के जो ये होने के बाद एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री में आपको समझ में आएगा स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड ही है, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मतलब होता है 2 मोल, 1 ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वाटर है, अगर मुझे इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है या ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज द परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट। कोई, जैसे कि हाइड्रोजन का मुझे परसेंटेज मास निकालना है, तो दैट इज द परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलार मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको कैसा है, सिंपल है, एकदम आसान है। यहाँ पे देखिए, ये H2O का अगर मैं मॉलिकुलर वेट या मोलार मास अगर देखूं, तो आपको पता है मोलार मास कितना है, दैट इज 16 + 2 = 18। ये आपको पता है, हमने पहले भी मॉलिकुलर वेट या मोलार मास डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर मुझे परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लो ऊपर, जिसका हमको परसेंटेज मास निकालना है उसका वेट लो ऊपर, और उसको मॉलिकुलर वेट जिस कंपाउंड में वो प्रेजेंट है उसके मोलार मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करो। परसेंट ऐसे तो निकालते हैं, 100 से तो परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। 1 का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, 1 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 2। तो 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप, 18, मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे, 100। ऐसी तो हो जाएगा। दिस आर द परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज मास ऑफ विच एटम, ऑक्सीजन एटम। तो 1 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है, 18, मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप, 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.11% आएगा। और ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो बचा है ये कितना आएगा, अबाउट 89
89 समथिंग आएगा, 89%। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, ये 89 समथिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे, 89.89 समथिंग परसेंट आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इस वाटर में 11.11% या 11.11% क्या है, हाइड्रोजन है, और 89% क्या है उसमें, ऑक्सीजन है। अब इसका ये मतलब होता है कि अगर आप कोई भी 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर लेते हो, कहीं से भी लिया हुआ, दुनिया से कहीं से भी वाटर अगर आप 100 ग्राम लोगे, तो उसका मतलब है उसमें 11% क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और 89.89% क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी 100 ग्राम ऑफ वाटर लोगे तो उसमें 11.11 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 89.89% क्या रहेगा उसमें, दैट इज द ऑक्सीजन रहेगा। ये मतलब होता है इसका। तो ये होता है दैट इज अ परसेंटेज कंपोजिशन। कोई भी एलिमेंट का आपको अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उस कंपाउंड में, तो सीधा सीधा आप 100 में से उतना मास उसका कंसीडर किया करता है। जैसे कि कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला है हाइड्रोजन का परसेंटेज मास कितना निकला, इतना, मतलब इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 100 ग्राम ऑफ वाटर में मौजूद है, और इतना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला है, 89.89%। इसका मतलब है कि 89 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। दूसरा और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास में एक और दूसरा एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक दूसरा कंपाउंड है, दैट इज द इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5 बॉन्ड OH। क्या है यहाँ पे, C2H5 बॉन्ड OH। अगर C2H5 बॉन्ड OH है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास अगर हमने निकाले तो वो कितना हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा, 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब इसमें कंस्टिट्यूएंट एटम देखिए कितने हैं, 3 है। तो एक होगा दैट इज परसेंटेज मास, यहां पे क्या लिखोगे, दैट इज परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में लिखोगे परसेंटेज मास ऑफ, पहले परसेंटेज मास ऑफ कार्बन, बाद में परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन, बाद में परसेंटेज मास ऑफ क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। 3 ही तो आइटम है और चौथा एलिमेंट्स नहीं है कोई, उसमें 3 ही एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 2 है। एक का एटॉमिक मास कितना है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। 2 का कितना हो जाएगा, 24। डिवाइड कर दो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट से, कितना हो जाएगा, 46। कितना हो जाएगा, 46। उस तरीके से हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 46 होगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है। मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 46 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन आने वाला है। क्या आने वाला है, परसेंटेज कंपोजिशन। आपने सॉल्व कर लेना, यहाँ पे परसेंटेज आसान है। परसेंटेज कंपोजिशन आने वाला है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। किसमें, इथेनॉल में, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इथिल अल्कोहल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H5 बॉन्ड OH। तो इस प्रकार क्या निकाला जाता है कोई भी कंपाउंड में, परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, जिस तरीके से हमने वाटर बोला है और उसी तरीके से हमने इथिल अल्कोहल भी बोला है, तो आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाला है, यहां से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाला। अब दूसरा उल्टा सुनिए, इसका रिवर्स होता है। अब आपको अगर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर दे दिया जाए, फिर से सुनो, आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस पर से आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकाले ईच ऑफ द एलिमेंट का। अब यहाँ पे इसका रिवर्स सुनो, अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाए और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए, जैसे कि मान लो अगर आपको दिया गया एक कंपाउंड है जिसमें 11.11% हाइड्रोजन है और 89.89% क्या है, ऑक्सीजन है, तो बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, बताइए कंपाउंड क्या होगा। आपको बातें समझ में आ रही है। तो ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक नया फॉर्मूला या नया थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा, उसको बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये आपको बातें समझ में आ रही है। अगर आपको कंपाउंड दिया है तो आप परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया है तो मोलर मास तो आप निकाल सकते हो, या तो दिया होता है, ठीक है।
तो आपको मॉलिक्यूलर वेट, मोलार मास अगर पता है तो आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हो। दूसरी बात सुनिए यहाँ पे, अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट अगर दिया हुआ है तो आप कंपाउंड का क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो, या मॉलिक्यूल कौन सा है वो बता सकते हो। तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है इंपेरिकल फार्मूला। तो देखिए शुरू करते हैं इंपेरिकल फार्मूला। उससे पहले देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और कौन कौन से एटम प्रेजेंट है उनका एक्चुअल नंबर, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2। अब C2H5 बॉन्ड OH का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात है आपको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जगह पे लिखेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक जगह पे, कार्बन कार्बन एक जगह पे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए इंपेरिकल फार्मूला। अब क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला, दीज आर द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, these are the simplest whole number ratio of किसका, एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला किसका, एटम्स का, जो कि प्रेजेंट है किसमें, मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट है किसमें, मॉलिक्यूल में, उसको बोला जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए इसको कैसा निकालते, कैसा है, जैसा मेरे पास में मान लीजिए अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है, दैट मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज द एसिटिक एसिड। कौन सा मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड। अब आपको पता है एसिडिक एसिड जो कि विनेगार में प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मूला है CH3 बॉन्ड COH। क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड COH। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर डिराइव करूं या निकालूं तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखिए इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो कार्बन कितने हैं, 1 और ये 2, तो 2 लिख दीजिए इसके बॉटम में। इसके बॉटम में क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो यहाँ पे लिख लोगे आप 4। ऑक्सीजन कितना है, 1। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या होता है। इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2। अब मैं इसको सिंपल नंबर में कैसा लिख सकता हूं, यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई कैसा कर सकता हूं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ये सिंपल नंबर हो गया। देखिए हम इसको क्या करना है, सिर्फ ये जो नंबर है थोड़ा बड़ा है इसको छोटा करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल रेशियो बनाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 1:2:1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा किसका, एसिडिक एसिड का, वो क्या हो जाएगा, C1H2O। क्या हो जाएगा, C1H2O। C1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट इज CH2O। CH2O क्या हो जाएगा, दैट इज द CH2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख सॉरी इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 है, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता है, इंपेरिकल फार्मूला अलग होता है। कई बार मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वही इंपेरिकल फार्मूला हो जाता है। कई बार कोई कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही उसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम मॉलिक्यूल बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। लेकिन इंपेरिकल फार्मूले से हम कभी भी मॉलिक्यूल की डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते। डिटेल में मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। इफ द इंपेरिकल फार्मूला इज गिवन देन आप उसके बारे में कुछ बातें नहीं बता सकते। मोस्ट ऑफ द बातें हम इंपेरिकल फार्मूले से नहीं बता सकते। 2-3 बातें एक्सप्लेन कर बता सकते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला से, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम मैक्सिमम बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि इंपेरिकल फार्मूला डू नॉट प्रोवाइड दी ऑल डिटेल अबाउट दी कंपाउंड। ऑल डिटेल अबाउट दी कंपाउंड आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको कुछ और मॉलिक्यूलर फार्मूले और जिनके इंपेरिकल फार्मूले बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स है
जिनका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला देखने वाले हैं। हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला है कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दैट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ए एटम्स इन ए मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में ब्यूटेन है, कंपाउंड्स है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं, C4H10। इसको सिंप्लीफाई करो आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज द C2H5। देखो और सिंप्लीफाई होता है क्या, नहीं होगा आप सिंप्लीफाई। तो जहां तक होगा सिंप्लीफाई वहां तक कोशिश करना है हमको सिंप्लीफाई करने की। जो सिंपल होल नंबर आएगा वही हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। और समझते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है इथिलीन मॉलिक्यूल। इथिलीन मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है वो होता है दैट इज द C2H4। क्या होता है, C2H4, इसे बोलते हैं इथिलीन। अगर इथिलीन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2। इस तरीके से हो जाएगा CH2। और सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा, और सिंप्लीफाई नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं बेंजीन अगर देख लू, ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे एसिटिलीन लेते हैं। मुझे एक बार और बात आपसे बतानी है, दैट इज द एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2। क्या होता है, C2H2, दैट इज इसे एसिटिलीन बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, C2H2। इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या हो गया, CH हो गया। अब देखिए यहाँ पे होता है बेंजीन। अगर बेंजीन देखा जाए तो उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, C6H6। ये क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अगर मैं इसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालू तो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताना है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूले से हम नहीं बता सकते मॉलिक्यूल के बारे में कि वो मॉलिक्यूल क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे एसिटिलीन का इंपेरिकल फार्मूला भी CH है और बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला भी क्या है, CH है। दोनों के इंपेरिकल फार्मूले सेम है लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये एसिटिलीन है, ये गैस है, और बेंजीन क्या होता है, लिक्विड होता है। बेंजीन्स आर द लिक्विड। और ये जो होता है एसिटिलीन, इसकी जो खुशबू होती है, धीमी सी खुशबू होती है, लाइट खुशबू होती है, प्लीजेंट स्मेल होता है थोड़ा सा। और बेंजीन का जो होता है ये क्या होता है, एकदम पंजेंट स्मेल होता है, डिसएग्रीएबल स्मेल, जिसके हमारे को क्या हो जाए, इरिटेशन हो जाए, ऐसा स्मेल होता है। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन कंपाउंड यहाँ पे अलग अलग है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे कंपाउंड दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी अलग है लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सेम है। तो हम इंपेरिकल फार्मूले के बिहाफ पे मॉलिक्यूल की डिटेल नहीं बता सकते, ठीक है। और देखिए कुछ एग्जांपल, मेरे पास एसिटिक एसिड है जो कि विनेगार में प्रेजेंट होता है। अभी कुछ देर पहले देखे हमने, क्या फार्मूला होता है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2, यही होता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2। ऐसे सिंपल सिंप्लीफाई करना है बस, कुछ नहीं है, CH2O हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लूं, फॉर्मल्डिहाइड देखिए यहाँ पे H बॉन्ड CHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, जिसका सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, CH2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है इसका, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है, CH2 वही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है, CH2 वही है, और इंपेरिकल फार्मूला भी क्या है, CH2 है। तो कई बार मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या हो जाता है, इंपेरिकल फार्मूला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज का आपको तो पता ही है, ग्लूकोज C6H12O6। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, CH2O हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 कंपाउंड निकाले हैं, एक है ग्लूकोज और एक है एसिटिक एसिड और एक है फॉर्मल्डिहाइड। ये 3 कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन तीनों कंपाउंड अलग अलग है। तीनों कंपाउंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले में और एक्चुअल फार्मूले में, इंपेरिकल फार्मूले में। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है हमको, और इंपेरिकल फार्मूला सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, किसका, एटम का, जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, किसके, कंपाउंड के। तो उसे बोला जाता है इंपेरिकल फार्मूला। अब जैसे कि ये मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास में Na2CO3, Na2CO3। अगर ये Na2CO3 है तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे कि NaH2O3, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वही उनका क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला होता है। अब देखिए हमने बोला था कि अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है, कंपाउंड दिया है, तो आप उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं।
परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो आप उसके बिहाफ पे क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल निकाल सकते हो या उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वही है, हमको एक डाटा गिवन है यहाँ पे कि देखिए एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से प्रॉब्लम दिए जाते हैं, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। तो कैसा निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, आप देखिए यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एलिमेंट दिए गए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उनका परसेंटेज मास भी दिया गया है। यहाँ पे परसेंटेज मास दिया गया। अब देखिए परसेंटेज मास कार्बन का है 54.54%, इसका है 9.09% और ऑक्सीजन का है दैट इज 36.36%। इसका क्या मतलब है, 100 ग्राम ऑफ ये कंपाउंड, जिस कंपाउंड में ये एलिमेंट मौजूद है उनके 100 ग्राम में 54% कार्बन है, 9% हाइड्रोजन है और 36.36% क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमको क्या निकालना है, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है या एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसा निकालते हैं, देखिए यहाँ पे अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको निकालते आना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिया है, वेट दिया है। देखो साफ साफ दिया है, यहाँ पे वेट है, कंपाउंड का वेट दिया है। तो वेट पर से आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट दिया है आपको, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। एलिमेंट्स के आपको गिवन वेट है दिए हुए, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैसे, डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ पे तो एटम्स का निकालना है तो डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का 12 होता है, आपको पता है कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ये बात आपको पता है। तो देखो गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन द एटॉमिक मास कितना आ गया 4.53 और यहाँ पे दैट इज गिवन मास अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पे 36.36 गिवन मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का डिवाइड करने के बाद में इतना कैलकुलेशन आ गया। देखिए यहाँ पे ये जो आंसर है ये नंबर ऑफ मोल्स है हमारे डेसिमल में आ गए, किसमें आ गए, डेसिमल में आ गए। तो हमको इसको क्या करना है, सिंपल होल नंबर में करना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से डेसिमल में अगर आते हैं तो उसको सिंपल होल नंबर करने के लिए जो ये डेसिमल आए हैं इसमें से स्मॉलेस्ट डेसिमल देखना है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। उस स्मॉलेस्ट नंबर से बाकी जो डेसिमल नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको उसको उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर से सुनिए, हमारे जो ये नंबर ऑफ मोल्स है डेसिमल में आए हैं, अब इसमें से स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा है, दैट इज 2.27। तो सभी डेसिमल नंबर ऑफ मोल्स को क्या करो 2.27 से डिवाइड कर दो, तो आपका एक सिंपल होल नंबर आएगा। डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट करने की ये मेथड है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये स्मॉलेस्ट नंबर जो है 2.27 से सभी नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे 4.53 को 2.27 से डिवाइड किए, 9.09 को 2.27 से डिवाइड किए और यहाँ पे 2.27 को भी 2.27 से डिवाइड किए। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 1। तो हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो क्या आ गया 2, 4 और क्या आ गया 1 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का उसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो इस तरीके से। देखो सिंपल है, कैसा निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए। ये क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। देखो हमारे को परसेंटेज कंपोजिशन कोई भी एलिमेंट्स का जो कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो पता होता है या दिया होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हो आप, उसको कन्वर्ट करते हो आप किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। किसमें कन्वर्ट करते हो उसको, नंबर ऑफ मोल्स में। और नंबर ऑफ मोल्स के बाद में आपका आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है उसी से क्या बनता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है, उसी से इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पता होना चाहिए, अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मोलार मास दिया होना चाहिए। क्या होना दिया चाहिए, मोलार मास ऑफ कंपाउंड। अगर मोलार मास ऑफ कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है, मोलार मास अगर कंपाउंड का दिया है तो आप इंपेरिकल फॉर्मूले से मोलार मास निकाल सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूले से मोलार मास यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको एक फैक्टर चूज करना पड़ेगा, दैट फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज द एन फैक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, एन फैक्टर। सिंपल है, एन फैक्टर कैसा निकालते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट है,
क्या है, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो एटम्स हो जाए तो एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या निकालोगे आप, इंपेरिकल वेट निकालोगे। आपको बात समझ में आ रही है। जिस तरीके से मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, इंपेरिकल वेट आ जाएगा, या इंपेरिकल फार्मूला वेट बोलोगे या इंपेरिकल फार्मूला मास बोलोगे। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालने के लिए आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और एन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए मोलर मास गिवन होना चाहिए। अगर मोलर मास कंपाउंड का गिवन है तभी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो, अदरवाइज नो। तो देखिए यहाँ पे एन फैक्टर, तो एन फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो हम लिखोगे यहाँ पे दैट इज मोलर मास, क्या लिखोगे, मोलर मास अपॉन क्या लिखोगे, इंपेरिकल फार्मूला मास। क्या लिखोगे, इंपेरिकल फार्मूला मास। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इंपेरिकल फार्मूला मास इस पर से निकालते आएगा आपको। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है तो 12 और 12 12 और 12 24, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन 24 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28, 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा, दैट इज 44, 44 समथिंग हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो क्या 44 यहाँ पे रख दो आप, और मोलर मास तो आपको गिवन है, एन फैक्टर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर निकलने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू दैट एन फैक्टर जो हमने अभी निकाला है इनटू क्या लिखोगे, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूले से उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। वी कैन डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए एक्चुअली मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होते हैं ये डाटा आपको दिया हुआ होता है और आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना पड़ता है। अगर इंपेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप निकाल सकते हो, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अगर मोलर मास ऑफ कंपाउंड पता है तो आपको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है तो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उसके ऊपर से कैलकुलेशन के हिसाब से मोलर मास निकालोगे आप, बिल्कुल निकालोगे। और उसी तरीके से इंपेरिकल फार्मूले से इंपेरिकल फार्मूला वेट निकलेगा, इंपेरिकल फार्मूला मास निकलेगा। ये देखो अभी आपको बताया। तो मोलर मास जो कि गिवन है, इंपेरिकल फार्मूला मास जो कि आपने निकाले इंपेरिकल फार्मूले से, ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो है इस पर से इंपेरिकल फार्मूला मास निकाले आपने, एन फैक्टर निकाले। इस एन फैक्टर को क्या किया आपने, इंपेरिकल फार्मूला से, इंपेरिकल फार्मूला मास से नहीं, इंपेरिकल फार्मूला जो आया है यहाँ पे हमारा उससे मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हो। अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हो। सिंपल है। पहले परसेंटेज कंपोजिशन दिया है आपको, उसको कन्वर्ट करो नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स को सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करो और बाद में आ जाएगा आपका इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला ज्यादा टाइम मैं इस पे किल नहीं करूंगा, सिंपल है ये। यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा ग्रुप में इंपेरिकल फार्मूला पे। आपको ऐसा डाटा दिया होगा, इंपेरिकल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्री क्या होता है और क्या होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये सारी बातें हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।